क्षेत्र में काफ़ी समय से आप एक्टिव हैं, सक्रिय रह रही हैं। क्या ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर आगे ऋतु जायसवाल जी काम करेंगी अगर विधायक चुनकर आते हैं? यहाँ तो काम की ज़रूरत ही ज़रूरत है। पानी की ऐसी किल्लत है, सिंचाई की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है ना। मतलब इतनी ख़राब स्थिति, आप जब घूमोगे तो लगेगा कि हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा बिहार है और बिहार में सबसे पिछड़ा परिहार है। ऋतु जायसवाल काफ़ी भावुक नज़र आ रही थी, इमोशनल नज़र आ रही थी, अब एक अग्रेसिव रूप नज़र आ रहा है। देखिए, जब आप लड़ाई के मैदान में हैं तो एक जिद है, यहाँ की व्यवस्था परिवर्तन की जिद है कि भाई जिनके हाथों में लोगों ने प्रवेश जी का भी कार्यकाल देखा, लोग बहुत असंतुष्ट हैं। लोगों ने अभी बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनका भी कार्यकाल देखा, बहुत असंतुष्ट हैं। और हमें किसी हाल में यहाँ से जो बीजेपी की कैंडिडेट है गायत्री देवी जी, जिससे लोग बेहद खफा हैं, उनको नहीं जीतना चाहिए। और मुझे ये पता है कि जिस तरीके से लोगों का समर्थन मेरे साथ है, जिस प्रकार, तो लोगों को ये लगता है कि ऋतु जायसवाल ही गायत्री देवी जी को हरा सकती है। तेजस्वी यादव जी से शिकायत, लालू जी से शिकायत, किसी तरह ये शिकायत तो होगी ही ना, क्योंकि शिकायत हम लोग जब जिस तरह से काम कर रहे थे, शिकायत तो यही है ना कि किसी भी ज़मीनी कार्यकर्ता को दे देते, किसी भी ज़मीनी कार्यकर्ता को उनके परिवार को पुनः दिए जाने की बात समझ से परे है। तो कई लोगों का ये भी कहना है कि अगर आप जीत करके आती हैं निर्दलीय तौर पर तो आप आरजेडी को समर्थन दे देंगी। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि आप बीजेपी को समर्थन दे देंगी। जायसवाल किधर जाएगी, किधर भी जाए, लेकिन ये तय है जब सरकार बनाने और गिराने की ही बात होगी तो मेरी प्राथमिकता मेरे क्षेत्र का विकास होगा। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ दक्षा प्रिया। फिलहाल इस वक्त जिस जगह पर हम मौजूद हैं उसे माँ सीता की धरती कहा जाता है, सीतामढ़ी, और इसी परिहार से चुनाव लड़ रही है निर्दलीय तौर पर ऋतु जायसवाल। लगातार क्षेत्र में काफ़ी सालों से सक्रिय है, लेकिन परिहार से न टिकट मिलने के कारण भावुक भी हुई और अब निर्दलीय तौर पर मैदान में उतरी हैं। लेकिन अब पूरी तरीके से आश्वस्त हैं जीत के लिए। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद ही मौजूद हैं। मैम, इधर उधर की ना बात करते हुए सीधा आपसे पॉइंट पे बात करते हैं, क्योंकि लगातार जो हम सुन रहे हैं, जो चर्चा हो रही है, आप कह रही हैं, आप आरोप लगा रही हैं कि आपका टिकट जो है वो काटा गया, लेकिन आरोप तो आप पे भी लगते हैं कि आपने भी टिकट काटा है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में रामचंद्र पूर्वे जी का टिकट आपकी वजह से कटा। कैसे? क्या एक व्यक्ति ऑलरेडी जब एक पद पे है, जब वो ऑलरेडी एमएलसी थे, तो फिर क्या मैंने उनकी एमएलसी काट करके फिर मुझे क्या टिकट मिला? जब मुझे टिकट मिला, रामचंद्र पूर्वे जी उस वक्त वर्तमान में एमएलसी, और मुझे ये पता था कि चूँकि मैं तो जदयू से आई थी, तो मुझे ये पता था कि यहाँ मुझे टिकट जो मिला है उसमें रामचंद्र पूर्वे जी एमएलसी हैं, तो टिकट काटने का सवाल कैसे उठता है? ये तो कुछ नहीं होते और चुनाव की तैयारी कर रहे होते तो समझ में आता है कि नहीं वो एमएलसी नहीं थे, वो तब भी एमएलसी थे, और उसके पहले भी जब वो 2010 का चुनाव हारे थे तब भी वो एमएलसी थे। 2010 का चुनाव हारने के बाद भी उनका एमएलसी बनाया गया, उसके बाद भी उनका एमएलसी मतलब कंटिन्यू किया गया, यानी 2 बार तो उनका एमएलसी का हो गया था चुनाव हारने के बाद भी। आप देखोगे कि 2015 का जब चुनाव वो हारे, 2015 का जदयू साथ में थी, ठीक है, तो उस वक्त तो कम से कम उनको 25,000 वोट से जीतना चाहिए था, क्योंकि 2010 का चुनाव जब वो हारे तो उस वक्त जो मार्जिन था वो 5,000 के करीब ऐसे ही कुछ था, चुनाव हारने का मार्जिन। तो जब आप अकेले चुनाव लड़ रहे हो, मतलब दूसरे, तो आपको आता है 5,000 से आप हारते हो, और जदयू के साथ भी जब आप लड़ते हो तो भी आप लगभग इसी आंकड़े से आप हारते हो। आपका तो आंकड़ा 25,000 होना चाहिए जीतने का, मगर आप चुनाव हार जाते हो, ठीक, फिर भी पार्टी आपको एमएलसी बनाती है। तो मैंने आपका कब काटा? आप तो ऑलरेडी एमएलसी थे। मैं तो यही जान रही थी कि रामचंद्र पूर्वे जी एमएलसी है, मैंने तो किसी का नहीं काटा। लेकिन रामचंद्र पूर्वे जी की बात ठीक है, छोड़ देते हैं। लोकसभा चुनाव के समय भी आपके ऊपर आरोप लगा कि शिवहर से फैजल अली का टिकट आपने काट दिया। मैं बता दूं कि फैजल अली जी जो पिछला चुनाव लड़े थे लोकसभा का, आप जो मेरी बात कर रहे हो लोकसभा की 2019 की, फैजल अली जी की बात करके टिकट कटा। फैजल अली जी एमएलसी बनाए गए थे जस्ट 2 महीने पहले ही, लोकसभा चुनाव के कुछ ही महीने पहले उनको एमएलसी बनाया गया था। तो मैंने किसका काट दिया भाई? जब वो ऑलरेडी एमएलसी थे तो क्या वो 2-3 महीने पहले बनाए गए एमएलसी को छोड़ करके वो फिर से पार्टी उन्हीं को मौका देने वाली थी? जैसे रामचंद्र पूर्वे जी को फिर एमएलसी भी उन्हीं को, फिर विधायक भी उन्हीं को, फिर एमएलए भी उन्हीं को, और मतलब एमएलसी भी उन्हीं को।
तो वो तो ऑलरेडी एमएलसी थे और कुछ दिन पहले ही बनाए थे, तो कटने का तो सवाल नहीं उठता। कटता तो तब जब मुझे बेलसन बोला गया जाने के लिए कि आप बेलसन जाके चुनाव लड़ लीजिए। अगर मैं चली जाती तो होता कि रितु जायसवाल ने संजय गुप्ता जी का काट दिया, क्योंकि वो वर्तमान में वहाँ से विधायक थे, 5 सालों से तैयारी कर रहे थे। कोई जब रहता है विधायक तो जनता के बीच में ही रहता है, तो अगर मैं वहाँ हाँ कर देती तो ये आरोप सही हो जाता कि रितु जायसवाल टिकट काट के आई है। ना तो रामचंद्र पूर्वे जी के केस में मैंने उनका टिकट काटा क्योंकि वो वर्तमान एमएलसी थे, ना तो फैसल अली जी का मैंने लोकसभा में टिकट काटा क्योंकि वो वर्तमान एमएलसी थे। एमएलसी काटने का आरोप मुझ पर तब लगता जब मैं संजय गुप्ता जी की काट देती, लेकिन मैं दर्द समझती हूँ। कोई आदमी 5 साल 10 साल काम किया हो क्षेत्र में और विधायक हो और उसका कट जाए तो वाकई होता कि रितु जायसवाल ने काट दिया, तो ये तो गलत हो आरोप है। यही कारण है मैम, क्योंकि रामचंद्र पूर्वे जी की जहाँ तक बात हो रही है, उनको टिकट नहीं मिला, जिस वजह से पिछले चुनाव में जब आप खड़ी हुई तो वोटों का डिफरेंस आया, क्योंकि लगातार जो लोग कह रहे थे या जो क्षेत्र में माहौल बना हुआ था, तो ये तय दिख रहा था कि रितु जायसवाल जी वहाँ से विन हो रही और उपविजेता आप रही भी चुनाव में। तो ऐसे में क्या लगता है कि यही कारण था कि कुछ उनके ऐसे बयान सामने आए कि उन्होंने आपको हराने का उन लोगों ने काम किया या जोर लगाया हराने में? नहीं, उनके आप मैडम रामचंद्र पूर्वे जी, मतलब रामचंद्र पूर्वे जी की वाइफ हैं, उनके आपको कई आपको वीडियोस दिख जाएंगे, सोशल मीडिया पे भी बहुत वायरल, हर जगह पे दिख रहे हैं कि किस तरीके से उनकी फैमिली ने, पूर्वे जी की फैमिली ने पूरा कमर कस लिया था हराने के लिए। शायद जितनी सभाएं मैं चुनाव जीतने के लिए कर रही थी, उतनी ही सभाएं वो मुझे चुनाव हराने के लिए कर रही थी। ये उनके वीडियोस से पता चलते हैं। तो ये एक तकलीफ़ दे रहा कि अगर आप किसी को टिकट देते, अब मेरा काटते कोई बात नहीं, पार्टी अपना देखती है समीकरण, कभी देती है, कभी कई बार कट भी जाता है, अलग बात है, मगर उनको नहीं मिलना चाहिए था जिसने खुले तौर पे मंच पे तमाम वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे तमाम लोग शेयर कर रहे हैं उस चीज़ को, कि जिसने हराने का काम किया है ना, उसको ही आपने सिंबल दिया। तो ये कहीं ना कहीं से जो पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं, जो जी जान लगा करके आपको जिताने का काम करते हैं, उनका मनोबल टूटता है ना। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। बाकी कई कैंडिडेट थे, उनको दे देना चाहिए था। तेजस्वी यादव जी से शिकायत, लालू जी से शिकायत, किसी तरह की ये शिकायत तो होगी ही ना, क्योंकि शिकायत हम लोग जब जिस तरह से काम कर रहे थे, शिकायत तो यही है ना कि किसी भी ज़मीनी कार्यकर्ता को दे देते, किसी भी ज़मीनी कार्यकर्ता को उनके परिवार को पुनः दिए जाने की बात समझ से परे है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैम बात की जाए तो क्षेत्र में काफ़ी समय से आप एक्टिव हैं, सक्रिय रह रही हैं, क्या ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर आगे रितु जायसवाल जी काम करेंगी अगर विधायक चुनकर आती हैं? यहाँ तो काम की ज़रूरत ही ज़रूरत है। पानी की ऐसी किल्लत है, सिंचाई की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है ना। मतलब इतनी ख़राब स्थिति, आप जब घूमोगे तो लगेगा कि हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा बिहार है और बिहार में सबसे पिछड़ा परिहार है। ये ऐसी स्थिति है। सड़कों की स्थिति देख लो, अच्छे शैक्षणिक संस्थान नहीं है उच्च स्तरीय, रोजगार का कोई अवसर नहीं। सबसे ज़्यादा माइग्रेशन इसी क्षेत्र से है, मतलब सबसे ज़्यादा पलायन तो बिहार से है ही, लेकिन उसमें भी अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा सीतामढ़ी और उसमें भी परिहार के आसपास के। इतना मतलब कोई शायद ही कोई घर बसता है जो बाहर काम की तलाश में ना गया हो। ऐसे में यहाँ पे कई रोजगार के अवसर यही हो सकते हैं, वो मुझे क्लियर दिखते हैं कि अगर इस पर काम किया जाए। जैसे कि मैंने बात करूँ कि फ्लोरिकल्चर की आप बात कर लो, है ना, उसको जैसे यहाँ गेंदा, जरबेरा, रजनीगंधा, इन तमाम फूलों की खेती करके आप जो कोलकाता से आता है फूल यहाँ से और वो पूरे बिहार में फैल करके और वो बिकता है और यहाँ का पैसा कोलकाता जाता है। अगर परिहार को फूलों की खेती का हब बना दिया जाए, और क्या ही मज़ा आए कि यहाँ से फूल जो है वो जाए पूरे हिंदुस्तान में कहीं, ये हो सकता है। इसके लिए ज़रूरी थी शिद्दत से काम करने की। एक जनप्रतिनिधि भी अगर सही हो और इस चीज़ पर लोगों को प्रोत्साहित करे कि कैसे करना है, तो ये हो सकता था। दूसरा, आप देखोगे मछली पालन को लेकर के, यहाँ इतने पोखर हैं, इतने हैं, अगर सही तरीके से उस पर काम किया जाए तो आंध्रा की मछली कम से कम परिहार में आके नहीं बिकेगी। आपको परिहार में भी आंध्रा की मछली बिकती हुई दिख जाएगी। पूरे बिहार में तो दिखेगी भी, यहाँ भी दिख जाएगी आपको, सीतामढ़ी वगैरह में आपको नज़र आ जाएगी। यहाँ पर अगर मछली पालन पे काम हो तो लोगों को नहीं जाना पड़ेगा, फ्लोरिकल्चर पे काम हो नहीं जाना पड़ेगा, मखाने की खेती यहाँ पे बहुत तरीके से हो सकती है। यहाँ की मिट्टी उसके लिए भी उपयुक्त है।
पहले बहुत गहरे पानी में लोग उगाते थे, अब तो 2 फीट 3 फीट के पानी में लोग खेती कर रहे हैं मखाने की। हालांकि अभी थोड़ा सा पानी का प्रॉब्लम आया है तो और बात है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जिस पर कि काम करके बहुत और भी जुड़ाने में अगर लग जाऊँ तो बहुत टाइम लगेगा। ऐसे है जिसमें कि आप यहाँ पे लोगों को रोज़गार दे सकते हो। हमने जब आपसे पहले भी बातचीत की है या अभी से कुछ दिनों पहले की भी अगर बात की जाए तो रितु जायसवाल काफ़ी भावुक नज़र आ रही थी, इमोशनल नज़र आ रही थी। अब एक अग्रेसिव रूप नज़र आ रहा है। देखिए, जब आप लड़ाई के मैदान में हैं तो एक जिद है, यहाँ की व्यवस्था परिवर्तन की जिद है ना, कि भाई जिनके हाथों में लोगों ने प्रदेश जी का भी कार्यकाल देखा, लोग बहुत असंतुष्ट हैं। लोगों ने अभी बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनका भी कार्यकाल देखा, बहुत असंतुष्ट हैं। और हमें किसी हाल में यहाँ से जो बीजेपी की कैंडिडेट हैं गायत्री देवी जी, जिससे लोग बेहद खफा हैं, उनको नहीं जीतना चाहिए, है ना। और मुझे ये पता है कि जिस तरीके से लोगों का समर्थन मेरे साथ है, जिस प्रकार, तो लोगों को ये लगता है कि रितु जायसवाल ही गायत्री देवी जी को हरा सकती है। ये क्लियर है कि यहाँ के लोगों को ये यकीन है, चूँकि उनसे बुरी तरह से शुद्ध है, तो उनको ये पता है कि रितु जायसवाल जी के साथ जो समर्थन है वो समर्थन ही मिल करके गायत्री जी को हटा सकता है यहाँ से। एक बड़ी चुनौती नहीं है मैम, क्योंकि आज तक आपका जो मतलब एक लगाव था आरजेडी से, आरजेडी के प्रति आप समर्पित कार्यकर्ता थी। लोग जानते थे, लोग पहचानते थे कि रितु जायसवाल मतलब लालटेन, लालटेन मतलब रितु जायसवाल, ये चीज़ें लोग जानते थे। आपने जितना काम किया है पार्टी के लिए, तो एक बड़ी चुनौती बनकर सामने नहीं आएगी। जो भी आपको चुनाव चिन्ह मिलेगा तो उसमें भी एक कन्फ्यूजन जो होता है चुनाव के समय में आमतौर पर, तो एक बड़ा ये दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पे लोगों को लगता है कि रितु जायसवाल मतलब आरजेडी, आरजेडी मतलब रितु जायसवाल। अब ये चीज़ें टूटी हैं, तो जनता को इतने कम समय तक ये मैसेज पहुँचा पाना, ये करना, ये एक चैलेंज है। लेकिन जनता साथ में है, मुझे लगता है कि वो खुद ही इस चीज़ को स्प्रेड करेंगी और वो बताएंगे लोगों को कि भाई छाप बदल चुका है, और लोग छाप जो बदला है उससे वो बहुत दुखी और व्यथित है। तो ये सारा वोट वो हमें दे रहे हैं, तो जब हमें दे रहे हैं और इस चीज़ से दुखी व्यथित है तो उनको तो पता तो है कि छाप बदल गया है, तो उन तक पहुंच जाएगा। ऐसे भी कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है जी। अच्छा मैम, एक सवाल काफ़ी ज़्यादा उठ रहा है और लोगों के मन में है, क्योंकि अगर आरजेडी के प्रति आपका प्रेम देख लिया जाए पिछले कुछ दिनों में तो काफ़ी रहा है, तो कई लोगों का ये भी कहना है कि अगर आप जीत करके आती हैं निर्दलीय तौर पर तो आप आरजेडी को समर्थन दे देंगी। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि आप बीजेपी को समर्थन दे देंगी। तो इस तरह की बातें भी सामने आ रही है, इन चीज़ों से कितना इत्तेफाक रखती है? देखिए, सरकार बनाने के लिए जो उधर पक्ष और विपक्ष में है, एनडीए और इंडिया को 121 से ऊपर की सीटें चाहिए होंगी। उन्हें अगर 127 या 28 सीटें आ गई तो उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, वो तो सरकार उनकी वो अपनी बना ही रहे। इधर भी अगर ऐसा होता है महागठबंधन में कि 121 से ज़्यादा सीटें आ जाती हैं, तो 27-28 जितनी भी आ जाएँ, 127-28, तो भी उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं हो, तो सरकार बना ही रहे हैं दोनों ही। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि 121 सीट इधर आ गई और 121 सीट इधर आ गई और एक सीट ऐसी है मेरे ऊपर जो जीती हुई सीट है, तब होगा कि मैं किसको समर्थन करूंगी, जिससे कि सरकार बन जाएगी और जिससे सरकार बदल जाएगी। उस वक्त ये सवाल उठना चाहिए कि तब मेरा समर्थन किधर होगा, है ना। तो मुझे लगता है कि और उस टाइम पे परिहार का जीता हुआ निर्दलीय जो कैंडिडेट वो भेजेंगी, वो एक इतिहास रचेगा। और ऐसा मतलब ये लगता है कि ये चीज़ें हो भी सकती हैं, है ना, कई बार हुआ भी है ऐसा। तो उस वक्त ये सवाल उठना चाहिए कि रितु जायसवाल किधर जाएगी, किधर भी जाए। लेकिन ये तय है, जब सरकार बनाने और गिराने की ही बात होगी तो मेरी प्राथमिकता मेरे क्षेत्र का विकास होगा, जो आज़ादी के 70 सालों में भी नहीं हुआ, इतने सालों की में, वो तो मैं आराम से जिधर समर्थन दूंगी उधर मैं काम, मेरी गारंटी रहेगी भाई आप काम कराओ। और जो काम अब तक नहीं हुआ वो सारे काम परिहार विधानसभा में होंगे। सारे मेडिकल कॉलेज की बात हो, रेलवे लाइन की बात हो, एक एक चीज़ जिसके लिए मैंने हाल में लिखा भी था रेलवे लाइन के लिए, वो सब काफ़ी कुछ। तो जितनी भी विकास से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि आपका जीता हुआ एक सीट परिहार विधानसभा की जनता द्वारा दिलवाया गया एक सीट एक इतिहास रच देगा। जी। आखिर में जनता को क्या आप मैसेज देना चाहेंगी, क्या उनसे अपील करना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहती हूँ कि परिहार बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ पे एक ईमानदार ऐसे नेता की ज़रूरत है जो दिल से काम करे, परिवर्तन के लिए काम करे, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए काम करे, जनता की ज़रूरतों के लिए काम करे।
मैंने जनता से जुड़ करके उस चीज़ को समझा है और मैं उनसे बस ये विनती करना चाहती हूँ, आग्रह करना चाहती हूँ कि मैं अगर कहीं और नहीं गई आपकी वजह से, तो आप भी कहीं और नहीं जाइए और आप हमें वोट दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ ऋतु जायसवाल जी थी और लगातार चुनावी मैदान में घूम रही हैं और ऐसे में परिहार में आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है ये तो गौर करने वाली बात होगी। अभी खास बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ कहती नजर आई आप साफ तौर से सुन रहे थे। अपने सहयोगी विशाल और कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ सीतामढ़ी।